हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले आप नॉर्मल सीखोगे कि हम ये फोर्स किसको बोलते हैं। उसके बाद आपको सीखना है वो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ये फोर्स आपने समझ लिया। उसके बाद आएगा लॉज ऑफ मोशन, जिसमें आपको पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना, या तो इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हो गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। उसके बाद सेकंड लॉ, उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपका फिनिश होगा। उसके बाद थोड़ा आपको मोमेंटम के बारे में पढ़ना है। ओके, और कुछ एग्जांपल्स देखोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सेकंड थिंग कि आप को पढ़नी है टोटल 6 थियरी यहाँ पे और कुछ न्यूमेरिकल्स, इतने में ही हो जाएगा ये चैप्टर आपका। ठीक है, तो आज के ये वीडियो में हम सिर्फ ये दो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि पहले तो ये फोर्स है क्या, और उसके बाद बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में। ठीक है, ये डिस्कशन के पार्ट्स हैं, मतलब ये आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उससे भी समझ में आएगा। और साथ साथ आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि टेक्स्ट बुक में जहाँ पे ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहाँ से स्टार्ट करके आपको जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, वो पूरा फिनिश हो जाए तब तक वर्ड टू वर्ड पढ़ना है आपको। मिनिमम 2 टाइम्स वर्ड टू वर्ड अच्छे से पढ़ना है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका मैकेनिक्स है वो स्टार्ट हो रहा है, और मैकेनिक्स 9th स्टैंडर्ड में तो आएगा ही, 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत आएगा, 11th स्टैंडर्ड में फिर से ये पूरा रिपीट होगा, तो ये चैप्टर ही आएगा वहाँ पे भी। आप चाहे तो 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक लेके देख सकते हो। 11th में अगर आप साइंस में एडमिशन लेते हो तो फिज़िक्स टेक्स्ट बुक है पार्ट 1, उसमें ये चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहली बात, फोर्स हम कैसे डिफाइन करें, क्योंकि ये क्वांटिटी ऐसी है ना हमने इसको कभी टेस्ट किया है ना कभी देखा है। हाँ, ये क्वांटिटी को हमने फील किया है। तो फिज़िक्स में बहुत सारी क्वांटिटी ऐसी होगी जो आप देख सकते हो, किसी किसी क्वांटिटी को आप मेज़र कर सकते हो, किसी किसी क्वांटिटी को आप सिर्फ फील कर सकते हो, बट वो एक्चुअल में है। क्लियर? सेम वे फोर्स, तो फोर्स आप बोल सकते हो किसी बॉडी को पुश करना, किसी बॉडी को पुल करना, या तो किसी बॉडी को हीट करना। ठीक है, सपोज आप क्रिकेट खेल रहे हो तो बॉल आ रहा है, बॉल को आप बैट से हिट कर रहे हो, बॉल है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मतलब वहाँ पे कोई ना कोई फोर्स लगा है। अब वो फोर्स हम देख नहीं रहे बट हम खुद फील करते हैं, और जो भी देखने वाला है ऑब्जर्वर वो भी फील करता है। सेम वे किसी बॉडी को धक्का देना या तो किसी बॉडी को अपनी ओर खींचना। ठीक है ना, ये हर एक जो फोर्स के टाइप से उसमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है, या तो आप पुश कर रहे हो, या तो पुल कर रहे हो, या तो उसको हीट कर रहे हो, तीनों में एक कॉमन थिंग क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होती है। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो कोई मोशन में ऑलरेडी है और रेस्ट में आ रहा है। जैसे कि किसी व्हीकल को आप ब्रेक लगाते हो तो वो उसकी मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया हुआ फोर्स है। ठीक है,
हाँ, ये चैप्टर में आपको कुछ मतलब ऐसा भी जानने को मिलेगा जो नॉर्मल हमारी थिंकिंग है उससे थोड़ा हायर लेवल पे है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर मुझे मोशन में रखना है, वो वी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है और उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक मोशन में रखना है, तो हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स कंटिन्यू लगना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। अगर उसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो है तो वो वही स्पीड से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ट्रैवल करता रहेगा। अब वो कैसे, वो हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है। अब फोर्स है तो फोर्स को कैसे आइडेंटिफाई करें ये यहाँ पे समझते हैं। चलो, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, हम ये सबसे पहले समझ रहे पुल की हेल्प से। ठीक है ना। तो हमने एक बीच में एक थोड़ा सा मास रखा हुआ है। ठीक है, बीच में थोड़ा सा मास रखा हुआ है और यहाँ पे हम इंसान को रखेंगे। यहाँ पे भी मैंने रख दिया। अब मैं जैसे ही ये गो वाला बटन दबाऊँ, ठीक है ना, अब दोनों इंसान एक ही स्ट्रेंथ वाले हैं, मतलब दोनों फोर्स लगा रहे हैं 150 न्यूटन। अब इन ये जो ट्रॉली है उसको दोनों खींचने की ट्राई करेंगे। तो देखो दोनों ट्राई कर रहे हैं। ट्रॉली अपनी जगह से नहीं हिल रही है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ फोर्स सेम है। ये जो फोर्सेस है उसको बोला जाता है बैलेंस्ड फोर्सेस। ट्रॉली के ऊपर इक्वल अमाउंट के बट ऑपोजिट डायरेक्शन के दो फोर्स लग रहे हैं जिनका नेट फोर्स हो रहा है ज़ीरो। जिसका देखो यहाँ पे सम ऑफ फोर्स आपको दिख रहा होगा ज़ीरो है। ये है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स लग रहा था 150 न्यूटन, राइट हैंड साइड पे भी फोर्स लग रहा था 150 न्यूटन। ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल फोर्स ज़ीरो है, इसलिए स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रही है। ओके, अब हम एक काम करते हैं, एक तरफ हम ये कोई छोटू है ना उसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। चलो, लगा दिया। देखो एक तरफ फोर्स हो गया 200 न्यूटन, मतलब नेट फोर्स हुआ राइट हैंड साइड पे 50 न्यूटन, इसीलिए ट्रॉली खिसक के जा रही है। देखा, ये जो रेड वाले थे वो जीत गए यहाँ पे। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे ये बड़ा इंसान ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, इसको मैंने हटा लिया, ये छोटू को रख दिया और इसको हटा लिया। ठीक है ना। अब देखो राइट हैंड साइड पे फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन और लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स लग रहा है 350 न्यूटन। दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट, सॉरी इक्वल तो नहीं बोल सकते, ऑपोजिट फोर्सेस हैं। और ऑपोजिट फोर्सेस है इसीलिए मैं जब नेट फोर्स काउंट करूँ तब मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। 350 माइनस 50 दैट इज 300, मतलब 300 न्यूटन का नेट फोर्स लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है। क्लियर यहाँ तक? ओके, ये से ऐसे फोर्सेस को हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। अब अनबैलेंस्ड फोर्स है तो अगर जैसे ही मैं गो का बटन दबाऊं, देखो कौन जीत रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ट्रॉली के ऊपर मैंने स्पीडोमीटर लगाया हुआ है, तो स्पीड भी देखो, स्पीड इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही फोर्स लगेगा एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, और प्रीवियस चैप्टर में आपने एक्सेलरेशन पढ़ा हुआ है। अब एक्सेलरेशन क्या था? तो वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम था, और एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी आप बोलते थे इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे भी देखो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड देखो इंक्रीज हो रही है। ओके, चलो हम ऐसे ही कुछ यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये 50 kg रख देता हूँ, उसके ऊपर ये इंसान को बिठा देता हूँ। स्टाइल से बैठा है। हाँ देखो, अब मैं फोर्स लगा रहा हूँ, देखो धीरे धीरे फोर्स की वैल्यू कम है तो एक्सेलरेशन कम है, स्पीड उतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही। स्पीडोमीटर पे ध्यान दो, 3.54, 4.55 मीटर पर सेकेंड। अब मैं स्पीड बढ़ा दूँ तो
स्पीड देखो फटाफट बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन ज़्यादा क्रिएट हुआ। इसका मतलब क्या, जितना फोर्स ज़्यादा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। क्लियर। ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दूँ तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब स्पीड डिक्रीज होती हुई नज़र आएगी। देखो आपको स्पीड डिक्रीज हो रही है। चलो हम एग्जैक्ट 0 पे लाके उसको रख देते हैं। ये रेस्ट में आ गया। अब यहाँ पे हमने मास बढ़ा दिया। अरे रे फ्रीज को, हाँ फ्रीज के ऊपर बिठा देते हैं उसको। ओके चलो 200 140 350 किलोग्राम मास है। यहाँ पे देखो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। ठीक है ना। तो ये है इनर्शिया। मास ज़्यादा है तो उतने ही ज़्यादा फोर्स से एक्सेलरेशन फिर भी कम क्रिएट हो रहा है। ठीक है। ओके अब यहाँ पे फ्रिक्शन की भी बात कर लेते हैं। हर एक टाइप के फोर्स की हम यहाँ पे बात कर लेंगे। चलो अब फ्रिक्शन की बात कर लेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं फ्रिक्शन कम रखता हूँ, एक फ्रीज ही रखते हैं हम, उसको हटा रहे हैं यहाँ से। अब मैंने फोर्स अप्लाई किया 500 न्यूटन। देखो हम यहाँ पे वैल्यूज़ भी दिखा देते हैं, सम ऑफ फोर्स भी दिखा देते हैं, स्पीड भी दिखाएंगे और मास भी। ठीक है ना। ये मैंने फोर्स लगाया, 500 न्यूटन अप्लाई किया तो मुझे नेट फोर्स भी 500 न्यूटन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक कोई फ्रिक्शन नहीं लिया है। अगर ये सरफेस है वो रफ सरफेस होती तो, अगर मैं देखो यहाँ पे फ्रिक्शन इंक्रीज कर रहा हूँ, पहले एकदम स्मूथ सरफेस थी, अभी धीरे धीरे रफ बनेगी। देखो बन रही है रफ। अब ये सरफेस एकदम रफ सरफेस है। अब मैं फोर्स लगाऊँ तो नहीं हिल रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा रफ सरफेस है। तो 500 न्यूटन में लगा रहा हूँ तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है 500 न्यूटन। अब हम फ्रिक्शनल फोर्स कम कर देते हैं। देखो जैसे ही मैं अपना फोर्स लगाऊँ फ्रिक्शनल फोर्स अपना काम करेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। देखो मतलब यहाँ तक ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस है। अब ये देखो आपका फोर्स बढ़ गया फ्रिक्शनल फोर्स से, तो नेट फोर्स आपको मिला, तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में आया, ये हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स। और ऑलवेज अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ही स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी। मतलब रेस्ट में है ऑब्जेक्ट तो मोशन में आएगा, अगर मोशन में है तो उसकी स्पीड ज़्यादा या कम हो सकती है। ठीक है। पानी का बकेट भी यहाँ पे ले लेते हैं। देखो अब पानी का लेवल है वो देखो एकदम हॉरिजॉन्टल है। पानी का लेवल है वो एकदम हॉरिजॉन्टल है। जैसे ही मैंने फोर्स लगाया आप देखोगे उसका जो लेवल है वो थोड़ा स्लोप वाला नज़र आएगा। फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पानी आना, मतलब आने की ट्राई कर रहा है। ठीक है। चलो तो ये हो गए फोर्स के कंसेप्ट। आपको पता चल गया यहाँ पे कि फोर्स क्या है, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है वो भी आपको पता चल गया। टेक्स्ट बुक में भी आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और सरफेस है, उनके बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है। सपोज मैक्सिमम, मतलब वो मैं एफ मैक्स से दिखा रहा हूँ 50 न्यूटन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वही ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो 30 न्यूटन, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में 30 न्यूटन फोर्स लगाएगा और नेट फोर्स हो गया 0। ये अपोजिट डायरेक्शन में जो 30 न्यूटन फोर्स लगा वो क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। अगर आपने उसी ऑब्जेक्ट को 50 न्यूटन फोर्स से धक्का मारा तो अपोजिट डायरेक्शन में 50 न्यूटन फोर्स लगेगा। वो कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स। फिर से एफ नेट।
नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट हो गया 0, इसलिए वो मोशन में आएगा नहीं। बट अगर आपने उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इस बार 80 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा ओनली 50 न्यूटन। क्यों? क्योंकि वो सरफेस की कैपेसिटी थी मैक्सिमम 50 न्यूटन फोर्स लगा सकती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उससे हमने ज़्यादा लगा दिया, तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा। क्यों? क्योंकि एफ नेट इस बार हो गया 80 माइनस 50, दैट इज 30। तो 30 न्यूटन का नेट फोर्स लगाया है, तो ये डायरेक्शन में ये मूव करेगा। क्लियर यहाँ तक? इसीलिए किसी ऑब्जेक्ट को हम फर्स्ट टाइम मोशन में लाते हैं तब ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है ना? जैसे कि आप साइकिल चला रहे हो तो फर्स्ट टाइम अगर उसको मोशन में ला रहे हो तब आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, फिर तो आराम से चलती है साइकिल। ठीक है? तो ये सब बातें हम यहाँ पे ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है? चलो, ऐसे फोर्सेस आपको बहुत सारी जगह पे देखने को मिलेंगे, और कोई कोई जगह पे जो फोर्स मिलेगा वो आपको कंस्ट्रक्शन की वजह से भी मिलेगा। जैसे कि मैं अब बात करूँ स्प्रिंग की, तो ये स्प्रिंग को अगर आप दबा के रखो तो वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। ठीक है ना? तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। क्यों? कंस्ट्रक्शन की वजह से। स्प्रिंग का कंस्ट्रक्शन ऐसा था कि जब आपने उसको दबाया तब आपने स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाया। जब आपका हाथ, मतलब सपोज आपने स्प्रिंग को ऐसे दबाया हुआ है, तो जब आपका हाथ यहाँ पे है, ये आपका हाथ है सपोज, ठीक है, तो आपका हाथ ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, स्प्रिंग नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, और एफ नेट है 0, इसलिए अभी तक कोई हिलचाल आपको नज़र नहीं आती। जैसे ही आपने अपना हाथ हटा लिया, ये ऊपर वाला फोर्स रिमूव हो गया, क्योंकि आपने अपना हाथ हटा लिया है, तो ये स्प्रिंग तुरंत इस तरफ मूव करेगी। क्यों? क्योंकि इस बार एफ नेट इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में फोर्स है। क्लियर? ओके। अब बात करते हैं दो टाइप के फोर्स की। एक आएगा इंटरनल फोर्स और दूसरा आएगा एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स ऑलवेज कपल में रहते हैं। कपल में मतलब कोई एक फोर्स कभी भी पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैं ज़मीन पे चल रहा हूँ, तो मैं ज़मीन के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, इसीलिए ज़मीन मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है, इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है ना? वही मैं पानी पे नहीं चल सकता, क्योंकि मैं पानी के ऊपर फोर्स लगाऊंगा, बट पानी उतनी रिजिड बॉडी नहीं है कि मेरे ऊपर सामने फोर्स लगाए। ठीक है? अब उसका एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं कि मैं ज़मीन पे अपने बॉडी को कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। ओके, किसी भी डायरेक्शन में मैं मूव हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ऐसा मीडियम है जिसको मैं ज़मीन बोलूँगा, कि जिसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊँ और मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अपनी बॉडी पे मिल जाएगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं इंटरनल फोर्स के लिए। ठीक है ना? सपोज ऐसा कोई एक बिल्डिंग है, ऐसा कोई एक बिल्डिंग है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। अब स्विमिंग पूल के अंदर यहाँ पे पानी भरा हुआ है। ठीक है ना? मैं यहाँ पे हूँ और मैंने सोचा कि यहाँ से दौड़ते हुए जाऊँ और यहाँ से जंप करके ऐसे पानी में गिरूँ, मज़ा आएगा। ठीक है ना? तो मैं यहाँ तक दौड़ के आया, फिर यहाँ पे मैंने ये ज़मीन के ऊपर फोर्स लगाया नीचे की ओर। आप जंप करने के लिए क्या करते हो? जो आपके बेस में जो भी मटेरियल है उसके ऊपर फोर्स लगाते हो।
तो वो मटेरियल आपके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और आपके ऊपर फोर्स लगा, आप ऐसे जा रहे हो। अब कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गया था मैं, सपोज़ तो मैं ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ तक आते आते मुझे लगा कि कुछ गलत हो गया, ठीक है ना, थोड़ा ज़्यादा ही आगे निकल गया। अब यहाँ पे हवा में ही क्या मैं अपने ऊपर ये डायरेक्शन में, मतलब अपने सर पे एक तरफ से मैं मारूँ और अपनी डायरेक्शन चेंज करके यहाँ पे गिर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं गिर सकता। क्यों? ये मेरी बॉडी का इंटरनल फोर्स है। क्योंकि मैं जब अपने ही हाथ से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो मेरा सर है वो हाथ के ऊपर ये डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो मेरी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स हो गया 0, ठीक है ना। तो फिर मुझे कंपलसरी इसी डायरेक्शन में मूव होना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं पे आके जो आपके हार्दिक सर है वो कुछ इस तरह गिरे होंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया इंटरनल फोर्स। और इंटरनल फोर्स की इफेक्ट बॉडी की जो स्टेट ऑफ मोशन है उसके ऊपर नहीं होती। तो मतलब बॉडी का जो स्टेट ऑफ मोशन आपको अगर चेंज करना है, वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाना है, मोशन में ऑलरेडी है तो स्पीड इंक्रीज करानी है, डिक्रीज करानी है, या तो डायरेक्शन चेंज करानी है, जैसे कि यहाँ पे मैं चेंज कराना चाहता था, तो फिर एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब बाहर का कोई फोर्स होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखो, मैं जा रहा था सीधा, फिर मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज की। कैसे? क्योंकि मैंने लगाया फोर्स नीचे और नीचे की बॉडी ने मेरे ऊपर फोर्स लगाया ऊपर की ओर। तो वो मेरे ऊपर जो फोर्स लगा वो तो ये बॉडी ने लगाया ना, बिल्डिंग ने। तो मेरे लिए वो हो गया एक्सटर्नल फोर्स। तो फिर जो मेरी स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो सकती है, मेरी जो स्पीड है वो चेंज हो सकती है, मेरी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये दो टाइप के फोर्सेस भी आप पढ़ने वाले हो, इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। और हाँ, अगर एक्सटर्नल फोर्स टोटल 0 है, फिर ये अलग अलग फोर्स की हेल्प से भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे था, ये दोनों बाहर के फोर्स थे, मैं लगा रहा था ऑब्जेक्ट के ऊपर वो, और जो सरफेस लगा रही थी फ्रिक्शनल फोर्स, वो दोनों एक्सटर्नल फोर्स है, बट दोनों का एडिशन किया तब क्या हो गया? 0, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थे। तो फिर यहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगी, मतलब वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। क्लियर? चलो, ये कुछ नॉलेज था फोर्स के लिए। अभी तक हमने चैप्टर एक्चुअल में स्टार्ट किया ही नहीं है। आपका चैप्टर स्टार्ट होगा वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से स्टार्ट होगा, ठीक है। और जो फर्स्ट 2 टॉपिक्स आपकी टेक्स्ट बुक में है वो इम्पोर्टेंट है, और वो एक बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके इसीलिए है। तो मिनिमम 2 टाइम्स ये अच्छे से वर्ड टू वर्ड पढ़ लेना, ताकि ये चैप्टर या तो इससे रिलेटेड आगे भी चैप्टर्स आएंगे उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।